चीज को भी जज करेंगे कि हर एक कैंडिडेट हर एक सिचुएशन में अपने आप को किस तरह ढालता है। काफ्का रेनो के साथ हर अटैकर को सपोर्ट देने का फैसला करता है। इस फील्ड में जितने भी योजू को छोड़ा गया है वो सभी देख नहीं सकते, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत तेज है। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स के सूट में जानबूझकर साउंड बॉम्ब दिया गया था। और काफ्का इतना सब कुछ अपने पुराने काम की वजह से जानता है। उसने योजू की वीकनेस बताकर भी सबकी मदद की थी। काफ्का की अचानक इम्प्रूवमेंट देख वाइस कैप्टन भी हैरान था। काफ्का का भी आत्मविश्वास बढ़ गया था कि वो अपनी पावर्स के बिना भी एग्जाम पास कर सकता है। और तभी एक और योजू उन पे हमला कर देता है। इस अचानक हमले ने काफ्का की हड्डियों और कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया था। काफ्का उठने के काबिल नहीं बचा था। उसकी शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी। काफ्का अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मीना उसे देख रही थी। वो काइजू भी उसके काफी करीब आ चुका था। शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी, लेकिन अचानक किरिको वहाँ आ जाती है और उसने योजू को मारकर काफ्का को डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया था। वो बोलती है कि उसके होते हुए कोई हार नहीं सकता और काफ्का को चढ़ाने के बाद वो सीधा होंजू की तरफ जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि गियर सूट वेपन्स की क्षमता को भी बढ़ा देता है, इसीलिए किकोरू सभी काइजूस को आसानी से मार पा रही थी। अब इधर क्योंकि काफ्का का पैर टूट चुका था तो अब टेस्ट में उसका कंटिन्यू रखना लगभग नामुमकिन था। उसे गिव अप करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन काफ्का का जुनून उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसकी ह्यूमन स्पिरिट सूट की अनलिश पावर को 0.0% बढ़ा देती है। वो अपने पैरों पे वापस खड़ा हो गया था। शायद सूट की वजह से वाइस कैप्टन भी उसे कंटिन्यू रखने की परमिशन दे देते हैं। काफ्का रेनो को उसकी परवाह न करते हुए आगे बढ़ने को कहता है, जैसा उसने एग्जाम से पहले कहा भी था। लेकिन रेनो उसके साथ खड़ा है। काफ्का भी रेनो की जिद को अच्छे से जानता था। वो काफ्का को अपनी पीठ पे बैठाकर भागने लगता है, जो देख वाइस कैप्टन होशिनो की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और अब रेनो को भी थोड़ी शर्म आने लगी थी। वो अपनी सूट की पावर का यूज करके और भी तेज भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किकोरो शिनोमिया सभी योजूस को खत्म करने के बाद सबसे पहले होंजू पे एक ग्रेनेड फेंकती है, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगा था। इस मौके का फायदा उठा के किकोरो उसके मुंह पे खड़ी हो जाती है और एक यूनिक बुलेट से उसके मुंह में एक ताकतवर हमला करती है। उस होंजू की मौत हो चुकी थी और एग्जाम भी खत्म हो चुका था। सभी ड्रोन्स को वापस बुलाकर घायलों के लिए मेडिकल टीम भेजी जाती है। किकोरू की इस परफॉर्मेंस ने मीना तक का ध्यान खींच लिया था और ये पहली बार था जब एग्जाम इतनी जल्दी खत्म हुआ हो और कोई भी एग्जाम में बाहर ना हुआ हो। आखिर डायरेक्टर की बेटी से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। अपने पापा के सामने अपने आप को साबित करने के बाद वो चौथी बार काफ्का का मजाक उड़ाने जा रही थी। लेकिन हम किकोरू के पीछे एक और काइजू को देखते हैं, जिसने किकोरू के दिल पर शूट कर दिया था। अचानक मरे हुए योजू वापस जिंदा होने लगते हैं और उनका रंग भी अचानक चेंज हो गया था। काफ्का को भी एक स्ट्रॉन्ग काइजू की प्रेजेंस फील हो रही थी। हम देखते हैं कि अपने सूट की पूरी ताकत लगा के किकोरू ने अपने दिल को बचा लिया था और काइजू की बॉडी से बना ये सूट उसकी चोट को भी हील करने लगता है। किकोरू ने उस काइजू को भी हैरान कर दिया था कि उसके हमले के बाद भी वो जिंदा है। किकोरू भी हैरान थी कि ये काइजू इंसानों जैसे बात कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी सोच भी इंसानों जैसी थी। उसने किकोरू के शरीर को छन्नी कर दिया था। डिपार्टमेंट भी हैरान था कि मरे हुए काइजू वापस जिंदा कैसे हो सकते हैं। साइंटिस्ट बताती है कि जिंदा हुए होंजू का फोर्टीट्यूड 6.4 दिखा रहा है, मतलब कि इसको हराने के लिए पूरा डिफेंस फोर्स लगेगा। वो अनजान काइजू वापस धुएं में गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस होंजू का रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाइस कैप्टन होशिनो अच्छे से जानते थे कि थर्ड डिवीजन में सिर्फ 2 लोग ही इसको हरा सकते हैं। पहले तो कैप्टन मीना और दूसरे वो खुद। किकोरू अपनी इंजरीज को हील करते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होंजू उसे दीवार में दे मारता है। इसमें वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती क्योंकि किकोरू को अपने फादर के लिए परफेक्ट बनना है। किकोरू शिनोमिया हमेशा से टॉपर थी। अक्सर हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला जो सबके पास था। किकोरू के फादर ने कभी उसे अप्रिशिएट नहीं किया। वो अपनी बेटी को परफेक्ट चाहते थे, जो अपनी मरी हुई माँ और इस देश के लिए कुछ कर सके। इन बातों को याद कर किकोरू एक बार फिर खड़ी होती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशें करने के बावजूद वो उसके सामने एक पल नहीं टिक पा रही थी, बल्कि उसका एक हाथ बुरी तरह टूट गया था। वो होंजू अपने सिंग को बड़ा करके अपने ताकतवर हमले के लिए बॉडी को चार्ज कर रहा था। कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होशिनो अभी भी फील्ड से बहुत दूर थे। किकोरू भी
अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुकी थी। उस होंजू ने भी किकोरू पे अटैक कर दिया था और तभी किकोरू अपने सामने काफका को देखती है। उस हमले ने वहाँ के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, लेकिन काफका की पावर के चलते वो दोनों बच जाते हैं। हमें पता चलता है कि जैसे ही काफका को किकोरू के बारे में पता चला था कि वो होंजू से अकेले लड़ रही है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए गायब हो गया था। इधर किकोरू भी कंफ्यूज थी कि काफका एक काइजू है। काफका उसकी ओर देखता है और किकोरू से विनती करने लगता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। तभी वो होंजू फिर से एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन काफका ने अपने हाथ से ही उस हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया था और अब वो वापस अपनी बॉडी को चार्ज करने लगता है। इधर मॉनिटर में एक नए काइजू का सिग्नल शो हो रहा था जिसका फोर्टीट्यूड 9.8 था, जो कि आज तक देखे गए काइजूस में सबसे बड़ा फोर्टीट्यूड था और ये ठीक उसी होंजू के पास है। वो लोग ये सोचकर इस बात को टाल देते हैं कि ये कोई सिस्टम का ग्लिच होगा, नहीं तो ये इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू होगा। यहाँ काफका अपनी पूरी ताकत से उस होंजू पे पंच लैंड करता है, जिससे उसकी हड्डियों पे से स्किन गायब होने लगी थी। उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। काफका डायलॉग मारते हुए बोलता है, अब जिंदा होके दिखाओ, और उस योजू की बॉडी सच में रिएक्ट करने लगती है। काफका की फट जाती है और वो उससे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद होंजू वापस अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद काफका भयानक नजरों से किकोरू की ओर देखता है और उसके पीछे मौजूद योजू को मार देता है। काफका उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और साथ ही उसे समझाता है कि उसे अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी रेनो भी काफका को मारकर उसे यही बात कहता है। काफका एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी। उसी बीच किकोरू बेहोश हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मीना और होशिनो साइड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन होंजू तो पहले ही मारा जा चुका था। होंजू की ऐसी हालत देख होशिनो को कुछ याद आता है। तभी उन्हें अपडेट मिलती है कि 3 और कैंडिडेट सेफली शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। होशिनो को शक था कि ये हादसा उसी 3 महीने पहले हुए उस केस से जुड़ा हुआ है। अब इसके अगले दिन हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि काफका को ज्यादा चोट नहीं आई थी और अब किकोरू की हालत भी पहले से ठीक है। आखिर उसके इलाज में बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था, जो कि ये बात काफका को अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर उसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? वैसे किकोरू को चोट भी ज्यादा आई थी। वैसे आज काफका ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि अपने सपने का पीछा करते हुए अक्सर हमेशा ऐसा कोई होता है जो आपसे बेहतर होता है और आपके सपने को छीन सकता है। इसीलिए अगर आज काफका फेल भी हो गया तो उसे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसने अपना पूरा दम लगा दिया था। इसके लिए वो रेनो को थैंक्स कहता है, उसको यहाँ तक इनकरेज करने के लिए। उनकी ये बातें बाहर खड़ी मीना भी सुन रही थी और तभी वो अंदर आती है और किकोरू की मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। काफका उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने फैसला लिया है कि वो मीना से तभी बात करेगा जब उसके शरीर पर डिफेंस फोर्स की वर्दी होगी। दूसरी तरफ किकोरू अपने फादर से माफी मांग रही थी, क्योंकि इस बार वो परफेक्ट नहीं थी। तभी वहाँ वाइस कैप्टन होशिनो उससे मिलने आते हैं, जो उसे उस होंजू को मारने के लिए थैंक्स बोलने आए थे। ये सुन किकोरू का मन उदास हो जाता है, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। उसके चेहरे की मायूसी देख कैप्टन होशिनो से पूछते हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ था? किकोरू बोलती है कि उसने ही उस होंजू को खत्म किया था। वैसे आज का डरा देने वाला ये हादसा टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसको वो अनजान काइजू भी पब्लिक टॉयलेट में सुन रहा था। वो हैरान था कि उसके इतने ताकतवर होंजू को किसने मारा होगा। अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है। ये उसके साथियों का कॉल था, जो उसे जल्दी बाहर आने को कह रहे थे। ये काइजू अपने शरीर को इंसानी रूप में बना लेता है और उसके साथी काफका के ही पुराने दोस्त थे, जो इस काइजू की असलियत से अनजान हैं। अब इसके आगे कुछ महीनों तक काफका और रेनो अपने काम पर वापस लौट आए थे और रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और आज उनका रिजल्ट आने वाला है, जिसको लेकर काफका की बहुत फटी हुई थी। तभी उनका बॉस उन्हें बताता है कि उनके नाम के लेटर आए हैं। ये काफका का आखिरी मौका था। क्या वो एग्जाम में पास होकर कभी मीना के बराबर खड़ा हो पाएगा? अब सीन शिफ्ट होकर डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर जाता है, जहां सभी पास हुए कैंडिडेट्स इकट्ठा हुए थे। उनमें रेनो भी मौजूद था, लेकिन काफका वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें पता चलता है कि किकोरू की बचपन की दोस्त वो भी पास होकर इसी डिवीजन में है। यहाँ रेनो की मुलाकात इहारू से होती है और उनकी पहली मुलाकात में ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इहारू रेनो से काफका के बारे में पूछता है। रेनो भी बताते वक्त थोड़ा मायूस हो गया था। तभी कैप्टन मीना सभी नए ऑफिसर्स के स्वागत के लिए स्टेज पर आती है, और क्योंकि किकोरू ने टॉप किया था, इसीलिए उसे भी ओथ लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ओथ खत्म हो जाने के बाद मीना एक बार फिर किकोरू को थैंक्स कहती है, एग्जाम के बीच हुई अचानक गड़बड़ को संभालने के लिए। हालांकि किकोरू अच्छे से जानती थी कि इन शाबाशियों की हकदार वो नहीं है। वहाँ उसकी आंखें
काफका को ही ढूंढ रही थी और तभी रूम में नटखट काफका घुसता है, जिसको देख केकोरू शर्माने लगती है। वहाँ कई लोग काफका को देख हैरान थे। असल में काफका एग्जाम में फेल भी हो गया था, जिस पर मीना भी कुछ बोलने वाली थी, पर तभी होशिनो कहता है कि वो उसे अपनी डिवीजन में रखेगा। ये जाहिर था कि काफका के मार्क्स उसे किसी भी तरह पास नहीं करवा सकते थे, लेकिन एग्जाम के दौरान अपने पॉइंट्स के बारे में ना सोचना और दूसरों को सपोर्ट देना, यहाँ तक कि काइजू की वीकनेस का पता लगाना, ये सभी एक बड़ी वजह थी काफका को एक और मौका देना। और साथ ही वो लौंडा बड़ा फनी है, तो काफका को फुल ऑफिसर बनाने से पहले उसे ट्रेनिंग देकर आजमाया जाएगा और इसीलिए काफका को ओथ सेरेमनी से बाहर रखा गया था। पर इसके बावजूद कई लोग यहाँ काफका को देख खुश थे। अब सेरेमनी को एंड करते हुए मीना एंडिंग स्पीच देती है। सबसे पहले वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है इस मुश्किल एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन अब इससे आगे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इन कुछ सालों में काइजू की तादाद और उनकी ताकत बढ़ती देखी गई है। कुछ केसेस में मरे हुए काइजू वापस जिंदा होते देखे गए हैं। जाहिर सी बात थी कि उनके आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवाएंगे। पर इसके बावजूद मीना चाहती है कि वो सब उस पे भरोसा करे, वो ढाल बनकर सबकी रक्षा करेगी। काफका मीना का नाम लेकर चिल्लाता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा है। सभी लोग काफका को ही देखे जा रहे थे। काफका ने गलती से इतनी जोर से बोल दिया था, पर एक सीनियर का नाम लेने की सजा के तौर पे उसे 100 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है। ये देख होशिनो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। वो मीना से बोलता है कि उसने काफका को कम सजा दी है, पर तभी वो मीना को मुस्कुराते हुए देखता है। वैसे हमें होशिनो के काफका को यहाँ रखने के असली कारण के बारे में भी पता चलता है। असल में जब मरे हुए काइजू वापस जिंदा होने लगे थे, तो उनमें एक ऐसा भी काइजू मौजूद था जिसका फोर्टीट्यूड 9.8 था, जिसको उस वक्त उन्होंने इग्नोर कर दिया था। पर वहाँ एक और कोई ऐसा था जिसके अचानक वाइटल ऑर्गन्स दिखना बंद हो गए थे। इसके साथ ही काफका काफी मिस्टीरियस है। वो पहला ऐसा कोई था जिसके सूट का एम्पलीट्यूड 0 दिखा रहा था। होशिनो को शक है कि कोई सच उसके सामने है, पर उससे छिपा हुआ है। अब काफका के पुशअप्स कंप्लीट हो जाने के बाद किकोरू से उसके साथ चलने को कहती है। इहारू उसके मजे लेते हुए पूछता है कि क्या तुम उसे प्रपोज करने वाली हो, जिस पर किकोरू गुस्सा हो जाती है और काफका को पीट कर उसे अपने साथ ले आती है। जिसके बाद काफका हॉस्पिटल से लेके अब तक की उसे सारी कहानी बता देता है। किकोरू यकीन नहीं कर पा रही थी, आखिर कोई भूखे होने पे काइजू कैसे खा सकता है। काफका को लगता है कि उसे ये बात डिफेंस फोर्स को बता देनी चाहिए, शायद वो कोई उसका इलाज ढूंढ सके। किकोरू उसे ये सोचने से भी मना करती है, क्योंकि ताकतवर काइजू को मार के डिफेंस फोर्स के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं। यकीनन काफका के साथ भी यही किया जाएगा, या तो उसकी बॉडी पे हर दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। काफका उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ये बात किसी को ना बताए, और उसके इतने करीब आ जाने से किकोरू से मार के अलग करती है और बोलती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए वो शांत रहेगी। लेकिन अगर उसे पता चला कि काफका काइजू बनकर इंसानों को मारने वाला है, तो वो खुद काफका को मार देगी। रेनो ये बात सुनकर डर जाता है। काफका मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ, ऐसा हो तो मार देना। इस दिन के बाद से ही रेनो अपनी ट्रेनिंग में और मेहनत करने लगा। शूटिंग प्रैक्टिस में उसकी टाइमिंग 2 मिनट 35 सेकंड थी और अब वो सूट की 18% पावर का यूज कर पा रहा था। लेकिन इसकी वजह से उसे एक दोस्त के साथ एक कॉम्पिटिटर भी मिल चुका है, इहारू, जिसकी टाइमिंग 2 मिनट 15 सेकंड थी और अब वो अपने सूट की 20% पावर का यूज कर पा रहा था। लेकिन इन दोनों को ही पछाड़ते हुए किकोरू ने टाइमिंग दी 1 मिनट 16 सेकंड की और अब वो अपने सूट की 55% पावर का यूज कर पा रही थी। हारुइची और आको को भी अपने अपने कॉम्पिटिटर्स मिल चुके थे और वही काफका, जिसका शूटिंग टाइम 6 मिनट 39 सेकंड था और अब अपने सूट की 1% पावर का यूज कर पा रहा था। वो इतना ही करके सबसे ज्यादा खुश हो रहा था। वाइस कैप्टन उसे बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफका को 3 महीनों में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और आज की ट्रेनिंग को खत्म करते हुए वो सभी को फील्ड के 15 चक्कर लगाने को कहता है। अब ट्रेनिंग के बाद सभी लोग हॉट वाटर बाथ लेने आए थे, जहाँ इहारू अपने मसल्स रेनो को शो ऑफ कर रहा था और तभी काफका सभी को अपने मसल्स दिखाता है, जो देख रेनो और इहारू हैरान हो गए थे। लेकिन काफका अपनी सांस को रोककर अपनी तोंद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो बेचारा नाकामयाब हो जाता है और एक मजाक बन जाता है। लेकिन तभी बात लेने आको वहाँ आता है, जिसकी बॉडी देख सभी लोग शर्म से पानी में कूद पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ किकोरू भी अपने दोस्तों के साथ बाथ लेने आई थी, पर वहाँ पहले से ही मीना मौजूद थी। मीना उन्हें अंदर आने को कहती है। वो वैसे भी बाल सुखा के वहाँ से जाने वाली थी। किकोरू यहाँ मीना की बॉडी मसल्स को नोटिस करती है, जो कि बिल्कुल सही मात्रा में थी।
थी और मीना का कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा है, तो किकोरू इसके पीछे का कारण उससे पूछ ही लेती है। मीना उसे उसके बगल में खड़ा होने को कहती है। वो उसे अपनी बेसिक एक्सरसाइज सिखाने वाली थी और दूसरी तरफ लड़कों में ये बातें चल रही थी कि उनके डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की वजह क्या है। इहारू जब स्कूल में था तब मीना ने एक काइजू से उसकी जान बचाई थी, तभी से वो मीना जैसा बनना चाहता है। वहाँ हर किसी का डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का कारण किसी तरह मीना ही थी। अब इहारू काफ्का की वजह पूछता है और काफ्का उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। उसने बता दिया था कि वो और मीना बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन वाले वादे भी किए थे। अपनी कहानी सुनाकर उसने सबकी जला के रख दी थी। वो लोग मीना के बारे में और जानना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग काफ्का के ऊपर चढ़ने को तैयार थे, लेकिन ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उन सबकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सभी लोग दिल और जान से मेहनत कर रहे थे। इस बीच मीना के टाइगर ने शायद काफ्का की रियल आइडेंटिटी को पहचान लिया था, पर अचानक वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद काफ्का में कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी, पर रेनो और सभी उसका साथ जरूर दे रहे थे। ऐसे ही एक रात काफ्का लेट नाइट पढ़ाई कर रहा था, तभी वाइस कैप्टन होशिनो वहाँ आते हैं, जो उसे सलाह देने आए थे कि मेहनत के साथ आराम भी जरूरी है। वो काफ्का की इतनी मेहनत का कारण पहले से ही जानते थे, क्योंकि डॉम में बोली गई हर बात रिकॉर्ड होती है। वाइस कैप्टन काफ्का से पूछते हैं, क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? काफ्का हड़बड़ाहट में मना करने लगता है, लेकिन सच तो यही था कि हाँ, वो उसकी जगह लेके रहेगा, जो कि वो यहाँ ये एक्सेप्ट भी करता है। वाइस कैप्टन होशिनो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और काफ्का को 2 घंटे देता है, जिसके बाद वो लाइट ऑफ करके और डोर लॉक करके अपने रूम में आराम के लिए चला जाए। पर हाँ, वो ये भी बोलता है कि वो काफ्का को उसकी जगह नहीं लेने देगा। साथ ही वो यहाँ काफ्का को किसी से लगाव ना रखने को कहता है, क्योंकि उनके काम में जान की गारंटी नहीं होती। तभी पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म जोर से बजने लगता है। ये काइजू अलर्ट था, मतलब कि उनके पहले मिशन का वक्त आ गया है। सगामिया में बहुत बड़ा होंजू देखा गया है, जिसके आसपास में और उसके अंदर बड़ी तादाद में योजू काइजू मौजूद हैं। मीना कहती है कि वो होंजू को अकेले संभाल लेगी और बाकियों को वो उसके साथ कोऑपरेट करने को कहती है। वहाँ के आम वासियों को सगामिया से दूर ले जाने का काम शुरू कर दिया गया था और उन सभी काइजू को खत्म करने के लिए डिफेंस फोर्स भी निकल पड़ी थी। किकोरू अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई है कि उसके सामने बैठा काफ्का वही काइजू नंबर 8 है, लेकिन उसने काफ्का से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं। तभी वहाँ काफ्का को उल्टी आने लगती है और किकोरू ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। मिशन की घबराहट के चलते काफ्का ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। खैर, डिफेंस फोर्स प्लान बनाती है कि होंजू को इस शहर के सेंट्रल एरिया में मारा जाएगा, ताकि शहर को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। वैसे भले ही होंजू काफी बड़ा है, लेकिन असली खतरा वो छोटे योजू हैं, जो वो होंजू बना रहा है। सभी ऑफिसर्स का काम सारे योजू को सेंट्रल एरिया में किसी तरह रोक के रखना था, जिसके लिए सभी डिविजन्स के ऑफिसर्स को मल्टीपल रो में बांटा जाता है और काफ्का का बैच आखिरी रो में लगा हुआ था। मीना भी 8 मिनट में अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी होगी। काफ्का के पास अपने आप को साबित करने का यह अच्छा मौका है, लेकिन वो इस मिशन को लेके एक ही वक्त में डरा हुआ है, नर्वस है और उसे दर्द हो रहा है। इसके बावजूद वो एक्साइटेड था, क्योंकि ये वही काम था जो काफ्का हमेशा से करना चाहता था। तभी उन्हें सेक्टर 8 में योजू के दिखने की रिपोर्ट मिलती है। वो सभी सीधा बिल्डिंग से कूद पड़ते हैं। काफ्का भी अपने पहले मिशन को यादगार बनाने के लिए एक्साइटेड था और वो बिल्डिंग से संभल कर उतरने लगता है। वही मीना अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी, जहां से वो होंजू को शूट करने वाली है। जितना हो सके होंजू को नुकसान पहुंचाने के लिए मिलिट्री होंजू पे सपोर्ट फायरिंग करती है, पर उस होंजू पर शायद ही कोई असर हो रहा था। काफ्का का बैच भी सेक्टर 8 में योजू के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन इस बार काफ्का डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो सूट की असीम शक्ति को महसूस कर पा रहा था। और तभी एक योजू उसे ठोकर मार के कचरे के डब्बे में फेंक देता है। किकोरू उसे डांट रही थी कि उसका कॉम्बैट पावर 1% है, फिर भी वो इतना आगे चला गया था। थोड़े पुराने ऑफिसर्स उनकी ये हरकतें देख परेशान हो जाते हैं। वो उन्हें ताना मारते हुए कहीं सेफ जगह छिप जाने को बोलते हैं, जो सुन किकोरू का ईगो हर्ट हो जाता है। इन ऑफिसर्स को भी योजू का सामना करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये लोग इनकी कमजोरी नहीं जानते। और तभी किकोरू ने बड़े आराम से उन्हें खत्म कर दिया था। किकोरू की ताकत देख वो ऑफिसर्स भी हैरान हो गए थे। काफ्का भी किकोरू की तारीफ करता है और काफ्का के मुंह से अपनी तारीफ सुन वो शर्माने लगती है। और तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है कि किकोरू की हार्ट बीट काफी तेजी से बढ़ रही है, तो किकोरू चिल्लाते हुए काफ्का को अपना मुंह बंद करने को कहती है। असल में किकोरू ही ऐसी नहीं थी, नए बैच में हर कोई अच्छा कर रहा था,
क्योंकि वो लोग बैटल के साथ एक दूसरे को कंपटीशन भी दे रहे थे। रेनो भी अपने टाइप के अकॉर्डिंग ग्रीन बुलेट्स को छोड़ के ब्लू बुलेट्स का यूज कर रहा था, जो उसके शिकार की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। रेनो अपने आप को जल्द से जल्द ताकतवर बनाना चाहता है ताकि काफ्का को कभी काइजू बनने की जरूरत ना पड़े। प्लेटून लीडर भी नए बैच से इम्प्रेस हो गई थी, खासकर उनकी पर्सनैलिटी से। पर इस बैच में यही बात खास नहीं थी। जो यहाँ अच्छा कर रहे हैं वो दूसरे को बेहतर करने में मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बस वहाँ काफ्का ही था जो किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। इसको लेकर उसे अपने ऊपर निराशा भी हो रही थी। तभी उसे उन ऑफिसर्स की कही वो बात याद आती है कि कैसे उन्हें अभी तक योजू की कमजोरी का पता नहीं चला है। वो अपने पीछे एक मरे हुए योजू को पाता है और अपने सूट की 1% पावर का यूज करके वो उस योजू के शरीर को फाड़ देता है। इस योजू का शरीर फंगस जैसा था, लेकिन उसका कोर वहाँ नहीं था जहाँ अक्सर हर काइजू का होता है। तभी काफ्का एक चीज देख हैरान हो जाता है। वो वाइस कैप्टन होशिनो को योजू के कोर के बारे में बताता है, जो कि उसकी गर्दन के बेस में था, जिसको एक सख्त फाइबर ने कवर किया हुआ है। इसीलिए कोर को खत्म करने के लिए इन पर साइड से हमला करना होगा। और जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि इन योजू के निचले हिस्से पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगे हुए हैं, जिन्हें अगर नष्ट नहीं किया गया तो मारे गए योजू से और योजूस पैदा होने लगेंगे। होशिनो काफ्का के काम से इम्प्रेस हुआ था और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उस योजू के कोर की जानकारी सभी टीम तक पहुंचा दी जाती है। अब काफ्का भी अच्छा महसूस कर रहा था कि वो अपनी टीम के काम आ पा रहा है। वो सोचता है कि वो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। अचानक वहाँ धमाके होने लगते हैं। सभी लोग मिलकर उस होंजू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी हमले का असर ही नहीं हो रहा था। मीना ने भी उस पर अपना निशाना दाग दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीना अपने सूट की 96% पावर का यूज कर पाती है, जिस कारण उसके वेपन से किया हमला काफी ताकतवर होता है। और यही कारण है कि मीना को अटैक करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। पहला शॉट होंजू के शरीर को तबाह कर देता है और दूसरे शॉट में उसका कोर तबाह हो चुका था। थर्ड शॉट में ये कंफर्म कर दिया जाता है कि होंजू मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद मीना ने हमले करना बंद नहीं किया था। वो शायद काफ्का को जता रही थी कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बना है। उसी वक्त होशिनो काफ्का से आकर पूछता है कि क्या वो कभी इतनी ताकत इकट्ठा कर पाएगा कि वो मीना के बगल में खड़ा होकर लड़ सके। तो काफ्का उल्टा उनसे पूछता है कि क्या वो खुद ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिस पर होशिनो शान से मना कर देता है। लॉन्ग रेंज में या तो बड़े काइजू के मामले में होशिनो की कॉम्बैट पावर कुछ खास नहीं है, लेकिन जब बात छोटे या तो मीडियम साइज के काइजू की आती है तो उससे बेहतर यहाँ और कोई भी नहीं। वो हिला भी नहीं था, फिर भी उसने होंजू के टुकड़े करके जमीन पर बिखेर दिया था। वाइस कैप्टन होशिनो, जिनका स्पेशल वेपन